Welcome to all dear student. Myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, Khetri. As we have started in last class, the chapter UV visible spectroscopy, which is from paper CH501, Application of Spectroscopy, Photochemistry and Solid State Chemistry. So, before we start UV visible spectroscopy, first we will discuss some topics. What is UV visible spectroscopy? Molecular spectroscopy that involves study of interaction of UV visible radiation with molecule. It means जो UV visible spectroscopy है ये एक तरह की molecular spectroscopy है जो कि हमें उस इंट्रैक्शन की स्टडी को बताती है जो यूवी विजुअल रेडिएशन का मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। अब इंट्रैक्शन होगा तो उससे होगा क्या? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट जब इंट्रैक्शन करती हैं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन वन फील्ड ऑर्बिटल से अनदर हायर एनर्जी अनफील्ड ऑर्बिटल में ट्रांजिट होता है, जंप करता है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स फ्रॉम होमो टू लूमो। व्हाट इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड व्हाट इज लूमो? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमने रेंज दी है। यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 220 टू 380 और विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ है 380 टू 780। यूवी विजिबल की रेडिएशन रेंज क्या हुई? 220 टू 780। जितने भी सब्सटेंस हैं वो एब्जॉर्व कर सकते हैं डिफरेंट अमाउंट की यूवी और विजिबल रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। सब्सटेंस कैन बी लिक्विड और सॉलिड एंड मेजरमेंट आर मेड विथ इंस्ट्रूमेंट which is called spectrophotometer और स्पेक्ट्रोमीटर। होमो से लूमो में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम इस तरह से डायग्राम से दिखा सकते हैं। ट्रांजिशन that result in the absorption of electromagnetic radiation in UV visible region of the spectrum are transition between electronic energy levels। तो यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स हमने शो की हैं, ऑक्यूपाइड लेवल से और अनऑक्यूपाइड लेवल से। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल्स हैं। जनरली द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन इज फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि अभी हमने देखा भी है। ओके, इट्स फ्रॉम होमो टू लूमो। यहाँ पर हम देख सकते हैं एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर वेरियस एक्साइटेड स्टेट्स हैं इन सिस्टम में। अगर हम लाइट लेते हैं, लाइट इन द यूवी विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो अगर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट्स, देन द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच लाइट इज एब्जॉर्ब आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर एंड environment of the chromophore. What is chromophore? These are the लाइट एब्जॉर्बिंग स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? वो वापस भी रिटर्न कर सकता है। वापस रिटर्न करेगा बाय वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इससे होगा क्या? स्मॉल एनर्जी इंक्रीमेंट्स होंगे ट्रांजिशंस में और एब्जॉर्ब एनर्जी अपीयर एज हीट एंड सॉल्यूशन। जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, पहले क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके बाद में ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वापस से एनर्जी रिलीज़ की। तो ये जो डिफरेंस आया इसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन में हीट जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट कर्व एंड इट इज़ द एक्साइटेड स्टेट एंड दीज आर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब हम यहाँ बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर हम कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम एक लाइट पास करते हैं, एक
पर्टिकुलर वेवलेंथ यूवी या विजिबल रेडिएशन की। हम क्या करते हैं, जो पूरी लाइट है उसमें से कोई एक ही आइसोलेट करते हैं जिसकी वेवलेंथ फिक्स हो। यहाँ पर हमने इंसिडेंट लाइट ली 254 नैनोमीटर और सैंपल से लाइट पास हुई। लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई। इंटेंसिटी IO, it is the incident light intensity, and IT, it is the transmitted light intensity। तो हुआ क्या, जब लाइट पास हुई सैंपल के थ्रू तो वहाँ पर कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई और कुछ लाइट ट्रांसमिट हुई, तो हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, दैट इज IT/IO। इससे हम निकाल सकते हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होती है, द अमाउंट ऑफ transmitted with respect to the incident light is called transmittance। अब ट्रांसमिटेंस को हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, T इक्वल्स टू IT/I0 परसेंटेज में बाय 100। तो यहाँ पर ट्रांसमिटेंस का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। सैंपल कैन एब्जॉर्ब all the incident light or none of the incident light, therefore transmittance often quoted as percentage। जब हम किसी सैंपल से लाइट पास करते हैं, यूवी लाइट, तो उस केस में क्या होगा, डिपेंड करता है सैंपल कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो फुल्ली सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो ट्रांसमिटेंस होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। और यदि सैंपल ने कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं की है, सारी लाइट ट्रांसमिट कर दी है, उस केस में ट्रांसमिटेंस जो वैल्यू होगी वो होगी 100। यहाँ पर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, बाय प्लॉटिंग एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ एन एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम इज जनरेटेड। द एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा फॉर द सेम कंपाउंड A and B आर शॉन। हमने सेम कंपाउंड लिया, उसकी एब्जॉर्बेंस जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ चेंज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ की लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू और ग्राफ प्लॉट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। विद द एडवांटेज दैट एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट आर यूजुअली लीनियर विद कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा आर नाउ यूज्ड। तो इस तरह से ये हमने बताया एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू A बराबर -log10 T। T इज द ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस हमने पहले पढ़ा है, ट्रांसमिटेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस, जो कि रेशियो होगा IT और IO का। जैसे कि हम सब जानते हैं IT जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी है और IO is the incident light intensity। Next topic, which is the laws of the spectrometry। There are two very important basic laws and a third one which is combination of two। तो two basic law क्या है, two basic law है Lambert law and Beer's law, और third one is the combination of both which is Beers-Lambert law। तो अगर हम लैम्बर्ट लॉ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंस है वो पाथ लेंथ मतलब जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसकी पाथ लेंथ कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होगा। बियर्स लॉ की बात करें तो बियर्स लॉ में क्या है, जो एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। कंसंट्रेशन किसकी है, सैंपल की कंसंट्रेशन। एब्जॉर्बिंग मीडियम क्या है कि हमने सैंपल को जिस भी क्यूबिट में या किसी में लिया तो उसके पाथ कितना स्पेस उसने लिया है सैंपल ने, तो उसका पाथ लेंथ कितना है उसके प्रोपोर्शनल है। थर्ड लॉ की जैसे हम बात कर रहे थे, थर्ड वन इज द Beer-Lambert law। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट मीन्स जो कंसंट्रेशन है और पाथ लेंथ है इनके प्रोपोर्शनल होगी एब्जॉर्बेंस। सो A इक्वल्स टू CL। C इज द कंसंट्रेशन, L इज द पाथ लेंथ
A is the absorbance. यहाँ पर यहाँ E हमने लिखा है, E is the molar extension coefficient. मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को हम समझा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. जब हम बात कर रहे थे A इक्वल्स टू ECl, तो A की एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं होती है. अब A की कोई यूनिट नहीं है और कंसंट्रेशन की यूनिट हमें पता है, इट्स मोल पर लीटर. पाथ लेंथ की हमें पता है, इट्स सेंटीमीटर. तो E की हम यूनिट इजीली निकाल सकते हैं. E इज़ द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट. इसके लिए हम क्या करते हैं, E इक्वल्स टू हमारा हो गया A/CL. यहाँ पर A का हमने लिखा, यूनिट लिख दी जो कि एब्जॉर्बेंस है, मोल लीटर इनवर्स, और पाथ लेंथ के लिए हमने लिख दिया सेंटीमीटर. अब हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमारे लिए जो E की जो यूनिट आएगी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की, वो होगी मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर इनवर्स विच इज़ द पाथ लेंथ. तो कंबाइंड यूनिट हो गई हमारी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब यहाँ पर हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द बीयर लैम्बर्ट लॉ. हमने बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या है ये तो हमने देख लिया, बट ये बीयर लैम्बर्ट लॉ को समझने के लिए हमें पता है कि जो E है वो कांस्टेंट है और जो L है वो पाथ लेंथ है, बट उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट कर सकते हैं. अगर हमने कोई क्यूबिट ली है जिसमें हमने सैंपल लिया है तो पाथ लेंथ उसकी कांस्टेंट हो गई. तो हमने क्या किया, सैंपल लिया, उस सैंपल में सब्सटेंस जो भी है, हमने जो पाथ लेंथ है वो हमने कांस्टेंट कर दी. उसका कुछ भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्यूबिट की लेंथ कुछ भी हो सकती है. E हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है. इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो आएगा एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में. E और L हमारा कांस्टेंट हो गया है. अब एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के. तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस सैंपल की एब्जॉर्बेंस चेंज होगी. तो उससे जो हमें ग्राफ मिलना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. तो इसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, तो हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का सैंपल ले सकते हैं. और हमने उनकी वेवलेंथ फिक्स की है. जो भी हम लाइट, इंसिडेंट लाइट जो हमारे पास है, मान लो 300 nm है, तो उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस चेंज होगी जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं. और ये जो ग्राफ है इसको जब प्लॉट किया जाता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. हमने क्या किया, 10 सैंपल लिए. उन सैंपल्स में हमारा कंपाउंड सेम है, बट कंपाउंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेने के बाद जब हम लाइट पास कर रहे हैं, उस लाइट की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए. तो हमें जो एब्जॉर्बेंस है वो डिफरेंट मिलेगी. क्यों मिलेगी? जैसे जैसे तुमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, मतलब सैंपल को या तो डाइल्यूट किया या कंसंट्रेट किया. डाइल्यूट करने के केस में जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो कम होंगे. तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो भी कम होगी, लाइट ट्रांसमिट ज़्यादा होगी. पर जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि यूवी विजिबल लाइट या यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी. ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी. ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होने से जो ट्रांसमिटेंस है वो कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती है. बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद में एब्जॉर्बेंस इस सीक्वेंस में नहीं बढ़ेगी, इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसमें डेविएशन हो सकता है.
क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते सैंपल की, कम भी नहीं ले सकते। यूवी के लिए इसकी रेंज फिक्स होती है। नेक्स्ट, ये हम एक ग्राफ प्लॉट किया है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का। तो जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन चेंज की उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस चेंज हो गई। इस तरह से हमने 10 सैंपल लिए, अलग अलग कंसंट्रेशन के, तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस डिफरेंट आई। अब हमने एक सैंपल लिया जिसकी कंसंट्रेशन 0 से लेकर 1 के इन बिटवीन है, बीच में कहीं है, बट हमें ये नहीं पता कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। हमने वेवलेंथ चेंज नहीं की है, वही रखी है। क्यूबिट जिसमें हमने सैंपल लिया है वो सेम रखी है, इसलिए पाथ लेंथ भी सेम है। जो हमारा कंपाउंड है, जो सैंपल है, वो भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, परंतु उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो गई है। और वो कॉन्सेंट्रेशन क्या चेंज हुई है वो हमें नहीं पता। हम सैंपल रखेंगे, लाइट पास करेंगे, लाइट पास करने पे हमें एब्जॉर्बेंस मिलेगी। मान लो हमें एब्जॉर्बेंस मिली 0.6। ये ग्राफ हमारा ऑलरेडी प्लॉटेड था, ये लाइन जो कि नॉन सैंपल्स की थी जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता थी, उससे हमने एब्जॉर्बेंस निकाल ली अलग अलग पॉइंट के लिए। मान लो एक इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए, इस तरह से। अब हमने जो अननोन सैंपल लिया उसकी एब्जॉर्बेंस हमें मिली 0.6। 0.6 मिली तो उस एब्जॉर्बेंस से हमने एक लाइन ड्रॉ की। वो लाइन ड्रॉ होकर जिस पॉइंट पर मिलती है उससे हमने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करने पर कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पर टच करती है, तो इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये होगी। तो इससे क्या हुआ, हम अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बीयर-लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से हम अननोन सॉल्यूशन के भी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। रूल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि हमने बीयर-लैम्बर्ट लॉ से ये तो बता दिया कि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन स्ट्रेट नहीं आती है। तो स्ट्रेट नहीं आने का रीज़न क्या है, किस तरह से चेंज हो सकती है, तो इसके लिए हमने लिखा है रूल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एट हाई कंसंट्रेशन द कैलिब्रेशन कर्व मे डेविएट फ्रॉम linearity. Always ensure your concentration of the sample fall within the linear range. If necessary, dilute the sample. अगर हमारी लाइन डेविएट करती है तो हम अपने सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्व है डेविएशन के बाद। नेक्स्ट वन इज़ द चूज़ करेक्ट वेवलेंथ। तो हमें एक करेक्ट वेवलेंथ चूज़ करनी है। जो एनालाइट हम ले रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स 1 से ज़्यादा शो कर सकता है। मान लो हमने कोई सैंपल लिया, उसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्सिमम के अकॉर्डिंग वो ए, बी और सी 3 लैम्डा मैक्सिमा हमें मिल रहे हैं। बट अगर हमें कोई कंटिन्यू करना है एक्सपेरिमेंट, तो इसमें से एक वेवलेंथ को ही चूज़ करना है, एक लैम्डा मैक्सिमा को ही लेना है सिलेक्टिवली, ताकि रिजल्ट्स करेक्ट आए, कोई एरर ना हो। उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम वो लैम्डा मैक्सिमा लें जिसकी वैल्यू हाईएस्ट हो, वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। उससे जो एरर की वैल्यू है वो कम से कम होगी। तो यहाँ पर जो C है उसकी लैम्डा मैक्सिमा सबसे ज़्यादा है, इट्स अराउंड 380। इसको हम चूज़ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, लिमिट्स ऑफ बीयर लॉ। तो इसके डेविएशन, हम डेविएशंस की बात कर रहे हैं, तो केमिकल डेविएशन भी हो सकते हैं। केमिकल डेविएशन मोस्टली कंसंट्रेशन होती है और ज़्यादा इफेक्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से। क्यों होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी
उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। जो उनकी एवरेज डिस्टेंस है आयंस की या मॉलिक्यूल्स की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बहुत कम डिस्टेंस है। एंड अफेक्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इससे होगा क्या? डेविएशन होगा फ्रॉम लीनियर रिलेशनशिप। सेकेंडली हो सकता है केमिकल इंट्रैक्शन। केमिकल इंट्रैक्शन कैसे होगा? डिसोसिएशन और रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। इसलिए हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमें ऐड करने के लिए सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि सॉल्यूट से इंटरेक्ट ना करे। तो सॉल्वेंट की सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि केमिकल इंट्रैक्शन ना हो, जिसकी वजह से केमिकल डेविएशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। ये हो सकते हैं नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस और स्ट्रे लाइट। तो नॉन मोनोक्रोमेटिक डेविएशंस या रेडिएशंस, इट्स द डेविएशन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व फ्रॉम द लीनियरिटी। जैसे कि मैंने बताया था, ये अप भी जा सकता है कर्व और डाउन भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं लेते हैं, उस केस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमने सैंपल का इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन लिया है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम जब लाइट पास करते हैं तो उसके फिल्टर इस तरह से होने चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही पास करे सैंपल से, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही पास करे। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगा, रेंज बड़ी होगी, तो उससे डेविएशन होगा। सेकंड है स्ट्रे लाइट, विच इज polychromatic light. If a sufficient amount of light pass through the sample contains wavelength that have much lower extinction coefficient than the nominal one, then the instrument will report an incorrectly low absorbance. तो इसका मतलब है कि हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइट का अमाउंट है वो सफिशिएंट हो, और वो सफिशिएंट भी इतना हो कि जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है उससे उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए।